लेकिन फिर उस पहले टेक्स्ट मैसेज से मैं हर समय यही सोचता रहा कि अगर मैं अंतरिक्ष में जाता हूँ और यह रियलिटी है तो मैं एक्चुअल में क्या करूँगा, वहाँ जाकर यह थोड़ा विशेष होगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अंतरिक्ष में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचा जाए। इसलिए हम में से एक ग्रुप एक रात मेफेयर में ड्रिंक कर रहे थे और मेरे एक मित्र ने कहा कि आप पहला ट्रेड अंतरिक्ष में क्यों नहीं करते। So, well, why don't you do the first trade in space? So, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यह एक्चुअल में एक अच्छा विचार है। इसलिए मैंने अंतरिक्ष कंपनी के सीईओ को फ़ोन किया और कहा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जहां मैं डैशबोर्ड पर एक बटन दबा सकता हूं और अंतरिक्ष से इंटरनेट के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑर्डर भेज सकता हूं जो बाज़ार में ऑर्डर देगा और ट्रेड करेगा। और उन्होंने कहा कि मुझे एरोस्पेस कंपनी से जांच करने दें, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा है। इसलिए उन्होंने एरोस्पेस कंपनी को फ़ोन किया। कुछ दिनों बाद वे वापस आए और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अब हम अंतरिक्ष से ट्वीट भेजने पर चर्चा कर रहे हैं। we're now discussing sending tweets from space. So I was like, यह बहुत दिलचस्प है। इसलिए मैं छुट्टी मनाने चला गया। इस समय अगस्त 2011 चल रहा होगा। आईवी में छुट्टी मनाने गया और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एम्स्टर्डम के लिए फ़्लाइट बुक की, क्योंकि हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए थे जहां कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं चाहता था। फिर मैंने उनके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट देखा और उनसे कॉन्ट्रैक्ट में एक और पॉइंट जोड़ने के लिए कहा। बिल्कुल अंत में मुझे लगता है कि यह पॉइंट नंबर 65 था। कंपनी को पैसेंजर को वह टेक्नोलॉजी प्रदान करनी चाहिए जो पैसेंजर को अंतरिक्ष में पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने में सक्षम बनाती है। इसलिए उन्होंने पीछे का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसमें लिखा और फिर मैंने साइन किए, पैसे ट्रांसफ़र किए। फिर जब मैं घर पहुंचा तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गया। वे एक्चुअल में बेसिक रूप से होबैन में स्थित हैं। काफ़ी दिलचस्प संगठन है। quite an interesting outfit. वहाँ के टॉप के मैनेजमेंट के लोगों के साथ एक अपॉइंटमेंट थी। उनसे मिलने गया और सिर्फ इतना कहा, क्या आप मुझे अंतरिक्ष में पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दे सकते हैं? क्या आप यह रिकॉर्ड खोल सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि यह पहला है, जिसका मतलब है कि यह अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। किसी को रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा। इसलिए वे ऐसे हैं जैसे हम प्रतिवर्ष केवल कुछ ही फर्स्ट्स देते हैं। इसलिए यह ठीक था। यदि आप हाईएस्ट वैल्यू ट्रेड करते हैं, हाईएस्ट अमाउंट का ट्रेड करते हैं जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया हो, तो हम एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और फर्स्ट हाईएस्ट अमाउंट ट्रेड दिखा सकते हैं। इसलिए उन्होंने दोनों रिकॉर्ड इशू और ओपन किए और इनमें लगभग 3 महीने की बातचीत हुई। तो फिर उन्होंने हमें गाइडलाइंस दिए कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिनमें से एक यह है कि हमें कॉकपिट से सब कुछ लाइव फिल्माना होगा और यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इसलिए हमने यूट्यूब के साथ एक सौदा किया जहां फेलिक्स बैन गार्टनर जंप के समान, जो उसने 1,28,000 फीट से लाइव जंप किया था, हमने यूट्यूब के साथ एक सौदा किया कि मेरी उड़ान यूट्यूब पर लाइव होगी। इसलिए दुनिया में हर कोई इसे देख सकता है और वे सभी मुझे देख सकते हैं बटन दबाते और पहला ट्रेड करते हुए। Hit the button and do the first trade. लेकिन हम फेलिक्स से बहुत अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं। हम 3,35,000 फीट ऊपर जा रहे हैं। फेलिक्स एक्चुअल में अंतरिक्ष में नहीं था, लेकिन उसने जो किया वह स्पष्ट रूप से इनक्रेडिबल था। मैं 1,30,000 फीट से नहीं कूदूंगा। But you know, I'm going to be in a cockpit. लेकिन मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ कॉकपिट में रहूँगा। इसलिए बेसिकली पायलट जो कि नासा का पूर्व एस्ट्रोनॉट है और मैं खुद FAA में को पायलट के रूप में मौजूद रहूँगा। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी कठोर ट्रेनिंग लेनी होगी कि यदि उसे कुछ हो जाए That if anything happens to him, तो शायद मैं पृथ्वी पर वापस आने का रास्ता खोज पाऊँ। आप क्या खरीदने या बेचने वाले हैं? ठीक है, हम एक्चुअल में इस समय स्पॉन्सर से बात कर रहे हैं। 2 प्रकार के स्पॉन्सर्स हैं जिन्हें हमने पहचाना है कि प्रोजेक्ट उनको सूट करता है। जाहिर है कि पहले प्रकार के स्पॉन्सर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, so मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ब्रोकर या यहाँ तक कि बैंक्स बनाती हैं। brokers or even banks. So अगर हमारे पास केवल इन स्पॉन्सर्स में से एक हैं तो हम कोई स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। एक स्टॉक, क्योंकि यदि आप एक स्पेसिफिक स्टॉक का ट्रेड करते हैं तो आप कंपनी को फ्री एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं जिसका स्टॉक वह है, ठीक है।
और यह स्पष्ट रूप से कुछ मूल्यवान है। यदि आप उनके स्टॉक का ट्रेड करते हैं और लाखों लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, तो यदि हमें केवल एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या एक ब्रोकर मिलता है, तो हम केवल एक करेंसी पेयर का ट्रेड करेंगे। इसलिए हम शायद स्टर्लिंग यूएस डॉलर का ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में एक कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप मिलती है जहां वे हमें अपने स्टॉक का ट्रेड करने के लिए अपने एडवर्टाइजिंग बजट से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उनके स्टॉक का ट्रेड करने जा रहे हैं। लेकिन हम जो करने का इरादा रखते हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि वे बहुत अच्छे आकार के ट्रेड हों, आकार के हिसाब से, और उनकी ग्लोबली मार्केटिंग हो। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मुझे लगता है कि करेंसी ट्रेड निश्चित रूप से 10 मिलियन है। एक स्टॉक के लिए शायद 1 या 2 मिलियन है, लेकिन उन्हें डिसेंट होना चाहिए। Yeah. कोई और सवाल है तो हम कुछ और सवालों के बाद खत्म कर देंगे। हाँ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल गिरावट को देखते हुए क्या आप अब भी ट्रेडिंग करना चाहेंगे? आप लोगों को किस तरह की सलाह देंगे? Personally, now, if I was हाँ, व्यक्तिगत रूप से अब अगर मैं 20 साल का होता और मुझे इंडस्ट्री के बारे में उतना ही ज्ञान होता जितना कि एक 34 वर्षीय व्यक्ति को है, अगर मुझे एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना होता तो मैं कुछ वर्षों के लिए जाता, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक के जाल में न फंसने के टारगेट के साथ। और आप वैसे भी फंसेंगे नहीं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि यह आपके लिए इंडस्ट्री में जाने से पहले समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इन्वेस्टमेंट बैंक में जाते हैं और काम करते हैं तो पहले 2 साल आप परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होते हैं। आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आप कंपनी में कर्मचारी भी नहीं होते हैं। और मैं गोल्डमैन सैक्स में 2 साल तक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर था। और आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में जाते हैं, और फिर जब आपको एसोसिएट के रूप में प्रमोट किया जाता है तब आप एक एक्चुअल में स्टाफ के फुल टाइम मेंबर होते हैं। तो आप पाएंगे कि ट्रेडिंग फ्लोर पर बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबली ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सिर्फ ऑफिस में घूमते रहते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत काम के लिए बहुत कम पेमेंट मिलता है, बहुत अच्छे करियर की संभावना नहीं है। 2002 में मेरा दिन, जब मैं ओरिजिनल एनालिस्ट प्रोग्राम में शामिल हुआ, 2 साल बाद भी मैं कंपनी में काम कर रहा था। इसलिए जो मैं करूँगा वह यह है कि एक्सपीरियंस प्राप्त करूँगा और एक्चुअल में छोड़ दूँगा, और जितनी जल्दी हो सके एक हेज फंड में जाने की कोशिश करूँगा, या देश से बाहर निकलूँगा और एक उभरते मार्केट या फ्रंटियर मार्केट में जाऊँगा। लेकिन वहाँ जाऊँगा और सीखूँगा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ आप सीख सकते हैं। लेकिन यह मत सोचिए कि आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। यह आप जानते हैं कि यह पागलपन है कि अब इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जहां उनके पास मास्टर्स, पीएचडीज, एमबीएस हैं, और वे 2 साल के लिए प्रोग्राम में जा रहे हैं, और उन्हें प्रति घंटे के आधार पर जो पेमेंट मिल रहा है वह मैकडॉनल्ड से मिलने वाले पेमेंट का आधा है। तो आपको कॉरपोरेट फाइनेंस में ऐसे लोग मिलेंगे जो सप्ताह में 90 से 100 घंटे काम कर रहे हैं, और उनकी पर आवर सैलरी 6 पाउंड्स हैं प्रति वर्ष के लिए। यह मैकडॉनल्ड्स का आधा है, ठीक है? यह पागलपन है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को इसे और नंबर्स की रियलिटी को समझना होगा कि अब इन जगहों पर काम करने से आप कम समय में बहुत अमीर नहीं बन जाएंगे। आजकल आप बहुत लंबे करियर के लिए जाते हैं और वहाँ 15 से 25 साल तक रहने की उम्मीद करते हैं, इससे पहले कि आप एक्चुअल में खुद को एक अमीर व्यक्ति मान सकें। अगर मैं फिर से 20 साल का होता तो मैं कुछ सालों के लिए जाता और फिर उभरते या फ्रंटियर मार्केट में चला जाता, या सबसे कम उम्र में सीधे हेज फंड में जाने की कोशिश करता। मुझे उम्मीद है कि इससे इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। If I was 20 again, I would go in for a couple of years and then go out to emerging and frontier markets, or try and get straight into a hedge fund at the youngest possible age. I hope that answers the question. Yeah. तो क्या आपको लगता है कि बैंक में मिलने वाली 2 साल की ट्रेनिंग सबसे अच्छी है? क्या 2 साल तक इन्वेस्टमेंट बैंक में ट्रेडिंग करना फायदेमंद है, या क्या आप कहीं और बेहतर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं? No, I think नहीं, मुझे लगता है हमें डिफाइन करना होगा कि ट्रेनिंग एक्चुअल में क्या है। आप जानते हैं कि आपकी ट्रेनिंग यह नहीं है कि आप सुबह उठें, अपना बैग और नोटपैड लेकर इलेक्ट्रिक थिएटर में जाएं और ट्रेडर्स आएं और आपको सिखाएं कि कैसे ट्रेड करें। आप डेस्क पर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप डेस्क का हिस्सा हैं, इसलिए आपकी शिक्षा और आपकी ट्रेनिंग एक्चुअल में काम पर हैं।
इसलिए ऐसा करना अच्छा है, क्योंकि आप वर्तमान बाज़ार के माहौल की लहर पर सवार होते हैं और आप अपने हाथों को गंदा करते हैं और आप अंदर से बाहर तक सब कुछ सीखते हैं। और जब तक आप अपना दिमाग खुला हुआ रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और सीखते हैं, यह एक अच्छी एजुकेशन है। लेकिन इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइए कि 5 साल के भीतर आप करोड़पति बन जाएंगे और आप बाज़ार में सबसे सफल ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई विकल्प नहीं है। आपको हेज फंड में जाना होगा। इसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जो कुछ बचा है वह वही है जो 5-10 साल पहले कंपनी में ख़राब चीज़ें थी। इसलिए आपको इसमें जाना होगा और एक्चुअल में सीखने की अपेक्षा का थोड़ा स्वार्थ रखना होगा। इंडस्ट्री के बारे में सीखते समय आप क्या सीखते हैं और फिर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिलेटिव मेजर्स को न अपनाएं कि मैं 1 लाख पाउंड कमाता हूँ और नेशनल एवरेज सैलरी 35 है। इससे आपको किसी फर्म में रहने के लिए प्रेरित न होने दें। यह बहुत सुरक्षित है। आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए लायबिलिटीज़ के साथ समाप्त हो जाएंगे। आप ट्रैप्ड हो जाएंगे। You'll be trapped. ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि हम इसे यही समाप्त कर देंगे। मुझे आशा है कि आप सभी ने इसका आनंद लिया होगा। Pause, please.